आज इंटरव्यू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के एक ऐसे मुद्दे की जिसमें एक सरकार का डिसीजन रहा कि स्टेट हाईवे पर पर्सनल व्हीकल्स का, फोर व्हीलर का टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन वर्तमान सरकार राजस्व प्राप्ति के लिए, राजस्व के लिए यह टैक्स वापस लगा रही है और इसी को लेकर के सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विपक्ष के निशाने पर इस वक्त सरकार आई हुई है और हम माफी चाहेंगे कि कांग्रेस से इस वक्त डिबेट में प्रवक्ताओं पर बैन है, तो वो आ नहीं सकते अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन महेश जोशी ने एक बात कही है यहां पे कि सचिन पायलट साहब का डिपार्टमेंट है और वो जनहित में कुछ अच्छा ही फैसला लेंगे। इसके क्या मायने हो सकते हैं? खैर, हम तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे। 15,400 से अधिक किलोमीटर हमारे यहां स्टेट हाईवे है और अगर ये होगा तो एक व्यक्ति पर, एक टोल नाके पर 40 से 60-65 रुपए तक का असर पड़ेगा। करीब हर 50 किलोमीटर पे एक नाका है और उसमें आपकी देनदारी बढ़ती चली जाएगी। खैर, होगा क्या, इसको लेकर के आप हमारा मजमून देखिए और मजमून के बाद में मेरे साथ इस वक्त सुरेश गर्ग साहब भाजपा नेता जुड़े हुए हैं, विष्णु कुलवाल साहब बीएसपी नेता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बंवर सिंह जी हमारे साथ सीपीएम नेता जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत है। एक बार आप मजमून देखिए, फिर लौटते हैं पैनल पर। 1 अप्रैल 2018 को भाजपा सरकार ने स्टेट हाईवे को निजी वाहनों के लिए टोल फ्री कर दिया था। कमर्शियल वाहनों पर टोल जारी था। माना जा रहा है कि सरकार पर इससे सालाना करीब 300 करोड़ रुपए का भार आ रहा था। ऐसे में बुधवार को सरकार ने पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट सर्कुलेशन के जरिए टोल लगाने का फैसला किया। आज इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने बताया कि 1 नवंबर से ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। इस फैसले से करीब 2.5 लाख निजी वाहनों को हर टोल नाके पर 40 से 60 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। प्रदेश में 143 स्टेट हाईवे पर टोल संचालित हैं। टोल फ्री होने से राज्य सरकार व टोल ठेकेदार खुद का घाटा होने का हवाला दे रहे हैं। इसके अलावा बरसात में प्रदेश की 30 से 35% सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इनकी रिपेयरिंग के लिए भी सरकार के पास पर्याप्त पैसा नहीं है। ऐसे में सरकार स्टेट हाईवे पर टोल लगाकर कुछ रकम हासिल करना चाहती है। अब उसके टोल नहीं होने की वजह से जो सड़कों की मरम्मत, रख रखाव के लिए पैसा चाहिए, उसकी दिक्कतें आ रही हैं। उस सबको ध्यान में रखते हुए जनता के हित में ही, मतलब जनता को सजा देने के लिए नहीं, अगर उनको अच्छी रोड्स नहीं मिलेंगी, टूटी रोड पे चलना पड़ेगा तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो वो रोड्स का रख रखाव अच्छा हो, उसी को मद्देनजर रखते हुए रखा गया है। तो टोल की इनकम जो होगी सड़कों पे ही खर्च की। दूसरी ओर प्रदेश सरकार के इस फैसले पर न केवल विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के मंत्री, विधायकों ने भी सवाल खड़े कर दिए। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि हमारी सरकार ने जनता के हित में ये फैसला किया था। स्थानीय लोगों को जगह जगह टोल की वजह से आने जाने में दिक्कत होती थी। राजे ने कहा कि सरकार का ये फैसला जन विरोधी है, सरकार इसे तुरंत वापस ले। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने भी इस फैसले को जन विरोधी बताया है। तो गहलोत सरकार में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि निकाय और पंचायत चुनाव सिर पर है, ऐसे में इस तरह के फैसले का विरोध होना तय है। हम इस मामले में सीएम से बात करेंगे, जबकि सवाल के जवाब को डिप्टी सीएम टाल गए। मुझे लगता है कि टोल को वापस इम्पोज करके कांग्रेस ने दीपावली का तोहफा दिया है। ये कहा है इन्होंने कि 300 करोड़ रुपए की आय होगी, लेकिन मुझे लगता है कि जनता की डिमांड के आगे 300 करोड़ मायने नहीं रखते और मैं तो अभी भी सरकार से आग्रह करूंगा कि इस पर पुनर्विचार करे और राजस्थान की जनता को रिलीफ दे। अवगत कराइए जनता विरोध करेगी। हालांकि सरकार ने सोच समझ के निर्णय लिया होगा, लेकिन एक बार छूट के बाद वापस लगाते तो विरोध तो होता ही है, इसलिए फर्क पड़ सकता है। भले ही इस फैसले के पीछे सरकार की मंशा सड़क राजमार्गों का विकास ही क्यों न हो, लेकिन सरकार के इस फैसले से जन आंदोलन भी भड़क सकता है। सत्ता और संगठन में भी इस फैसले का सामंजस्य नहीं है। ऐसे में विपक्ष को निकाय चुनावों से ठीक पहले बैठे बिठाए एक मजबूत मुद्दा मिल जाएगा। कुल मिलाकर सरकार को इस फैसले का निकाय चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो चलिए, निकाय चुनाव सामने, आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव का भी सामना पार्टियों को करना होगा, लेकिन उससे ठीक पहले 300 करोड़ की राजस्व प्राप्ति के लिए बड़ा कदम उठा रही है सरकार। इसका क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है? कुछ लोग ये भी कहते हैं सियासी गलियारों में कि
जाते जाते सरकार ने जानबूझ करके टोल नाकों से टोल फ्री किया पर्सनल व्हीकल्स के लिए, और मालूम था कि सरकार वापस नहीं आएगी। यह कांग्रेस के दबी जुबान में आरोप है, और वर्तमान सरकार को क्योंकि रखरखाव के लिए पैसे चाहिए तो एक कदम उठाना होगा। मैं भंवर सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। इस कदम सरकार का जो कदम है यानी कि स्टेप है, इस पे यह तो तय है कि अभी हमारे यहां का सियासी पारा चढ़ सकता है। आने वाले दिनों में लोकल बॉडी के इलेक्शन नवंबर में ही है, फरवरी के अंदर, जनवरी फरवरी में पंचायत राज के चुनाव है, तो बड़ी मुसीबत हो सकती है वर्तमान सरकार के लिए। लेकिन अपने बचाव में सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि अगर अच्छे सड़कें चाहिए तो टैक्स तो लगाना ही होगा, और अगर सरकार की नीयत यह होती कि आम जन को परेशान किया जा रहा है तो ऐसे मौके पे नहीं, हम 2 महीने और टाल सकते थे। नहीं, देखो ये जो निर्णय, सबसे पहले तो हम इसकी आलोचना करते हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी इस निर्णय की घोर आलोचना करती है। क्यों? ये जनहित में लिया गया निर्णय नहीं है। पहली सरकार ने किस कारण से हटाया, वो ऐसे ही नहीं हटाया था, उन्होंने उस पर लगातार दबाव था आंदोलनों का। हमारी किसान सभा लगातार आंदोलन कर रही थी, हमारी पार्टी लगातार आंदोलन कर रही थी कि राज्य के जो भी स्टेट हाईवे हैं उन सबको टोल फ्री किया जाए। उसके बाद में देर से वो निर्णय लिया गया चुनाव के थोड़े पहले, ताकि उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता था, लेकिन वो फायदा नहीं मिला। सरकार चली गई, वो अलग विषय है। लेकिन रोज 1 करोड़ रुपए की आय केवल सरकार को इससे होनी है, 1 करोड़ रुपए से भी कम। तो आप सबसे पहले तो जो वाहन खरीदता है उसके ऊपर कितना बड़ा टैक्स लगा रहे हैं, वो भी आप सोचे ना। आज कितना ज्यादा टैक्स है। आज ग्रीन टैक्स अलग लग रहा है लग्जरी गाड़ियों में, वो आप लेते हैं। साथ ही साथ अभी आपने शराब पीने वालों पर 15 से 20% का टैक्स बढ़ा दिया, तो वो भी तो रेवेन्यू हो रही है ना आपको, कैसे ना कैसे। आप या तो शराब पे या पेट्रोल पे या रोड के ऊपर इन्हीं टैक्सों पे सरकार चला देंगे क्या? और कोई आपके पास साधन नहीं है? आपका काम है एक जन कल्याणकारी सरकार का कि इस तरह के लगातार हमले जनता पे करना ठीक नहीं है। अभी काम धंधे वैसे ही नहीं चल रहे हैं, और जितने भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं वो तो दे ही रहे हैं ना। केवल प्राइवेट व्हीकल जो 4 व्हीलर वगैरह है वो नहीं दे रहे, तो वो कोई ज्यादा बड़ी संख्या नहीं है। और स्टेट हाईवे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, उनको बनाने चाहिए, क्योंकि वो रोड टैक्स लेते हैं करोड़ों अरबों रुपया सालाना। तो वो पैसा किस लिए लिया जाता है लोगों से? वो सड़कें बना के देते ही नहीं। और हालत ये 2 रुपए प्रति लीटर केंद्र सरकार भी रोड के लिए ले रही है, सेस 2 रुपए, और डीजल पे ले रही है, दोनों पे ले रही है। आज वो इतना पैसा, उसके बावजूद टोल की रेट प्रति किलोमीटर 1 रुपया पड़ रही है आम आदमी को, चाहे केंद्रीय हाईवे हो चाहे से स्टेट हाईवे। ये बहुत, दोनों जगह बहुत बड़ी लूट है। और इसमें मैं बताता हूं आपको कि बहुत बड़ा माफिया काम करता है, जिसमें बहुत लोग मिले हुए हैं और ये जनता को लूट रहे हैं। क्या 1 रुपया किलोमीटर खर्चा है? आज सड़क जो है कितने दिनों में फ्री हो जाती है। अगर आपने किसी से बनवाई भी है तो उसकी कीमत निकालो। आज जयपुर अजमेर के बीच में 100 रुपए टोल लग रहा है 100 किलोमीटर के अंदर। आज आप देखिए कितना शोषण है वो जनता का, कहीं दुनिया में नहीं है इतना टोल। आज बात हुई थी कि इसको 20 पैसे करेंगे, यानी 20 रुपए 25 रुपए होना चाहिए, वो हर साल बढ़ाते जाते हैं, हर साल बढ़ाते जा रहे हैं, हर साल 5 रुपए 10 रुपए बढ़ाते जा रहे हैं। करीब एवरेज 50 किलोमीटर पे टोल है हमारे यहाँ। 1 रुपया किलोमीटर का चार्ज है ये। आप कहीं चले जाओ, जयपुर से दिल्ली जाने का 300 रुपया 4 व्हीलर वाले को आज एक कार वाले को देना पड़ता है 5 सवारी पर, यानी 60 रुपया तो उसके ऊपर लग जाता है उसका, और 125 रुपये में ट्रेन से पहुंच जाता है आदमी। तो आप ये देखिए, जायज नहीं है। ना केंद्र सरकार अच्छा काम कर रही है, ना राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है। केंद्रीय सरकार को भी बार बार मांग उठ रही है, और बहुत बार सरकार ने काम टोल को कम करेंगे, वो कम करना तो पता नहीं कहां चला जाता है। और घंटों लाइन में और खड़े रहो, और उसके बाद में 1 रुपए के हिसाब से वापस आऊंगा आपके पास में। मैं एक बार, विष्णु कुलवाल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलवाल साहब, सामने चुनाव है, सरकार का ये स्टेप है, कोई इसकी तारीफ नहीं करेगा, लेकिन सरकार की कुछ अपनी कोई मजबूरी हो सकती है इसमें? देखिए योगेंद्र जी, सरकार की मजबूरी इतनी सी है इसके अंदर कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत, इन दोनों का जो आपस का जो टकराव है, इससे राज्य की जनता का भला होने वाला नहीं है। क्योंकि अभी अशोक गहलोत एक विधानसभा चुनाव जीत के आए तो उनका कद बढ़ गया। अब उन्होंने देखा इसका कर कैसे घटाया जाए, तो इस प्रकार की जो टैक्स, जनता के प्रति जो टैक्स ला रहे हैं, ये जो गहलोत साहब ने जो वादा किया था, ये वादा खिलाफी है। और इस प्रकार के टैक्स को न लगाए सरकार। देखिए चुनाव तो होंगे, आएंगे जाएंगे, चुनाव से कोई संबंध नहीं हमको। हमारा कहने का इतना है कि जनता को कितने लूटोगे। राज्य सरकार भी 1 रुपए किलोमीटर स्टेट हाईवे लेना चाहती है, और केंद्र सरकार स्टेट हाईवे 1 रुपए ले रही है। योगेंद्र जी, कानून है कि 3 मिनट से ज्यादा हम खड़े नहीं रहेंगे। आप ऐसा टोल बता दीजिए जब 3 मिनट में टोल लेके आदमी बाहर निकल जाता है। एक ऐसा कोई भी टोल नहीं है। तो मेरी तो राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री से अनुरोध है और देश के प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि ये जो टोल टैक्स लिया जा रहा है इसे बंद किया जाए। इतना टोल ले चुके हैं ये कि उसके
50 से 60 गुना ज्यादा टैक्स ले चुके हैं ये। और अभी भी ये कभी पेट्रोल की आड़ में, कभी रोड टैक्स की आड़ में ये टैक्स पे टैक्स बढ़ा रहे हैं। ये जनता के साथ अन्याय है और बहुजन समाज पार्टी इसके लिए आंदोलन करेगी। जी गर्ग साहब, आपने सुना, राजस्थान सरकार के साथ साथ केंद्र को भी कोसा जा रहा है कि दोनों ही सरकारों को जनता की परवाह नहीं है, टोल खत्म कर देने चाहिए। देखिए, आप जो मैं कहना चाह रहा हूं कि अभी टोल बढ़ाने की, टोल लगाने की कहां जरूरत आ गई थी। भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो हमने ये टोल जितने भी राजस्थान के जो स्टेट हाईवे थे उनको सबको जो सेल्फ व्हीकल्स है उनको सबको टोल से फ्री कर दिया था। तो मुझे नहीं समझ में आता है कि राजस्थान गवर्नमेंट कर क्या रही है, क्योंकि इन्होंने पहले बेट बढ़ाया था, बेट 4% बेट बढ़ा दिया। 4% बेट बढ़ाने से क्या हुआ कि यहां पे रेवेन्यू जनरेट नहीं हुई, यहां से पेट्रोल पंप की जो सेल है वो बहुत ज्यादा डाउन हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। इसी तरीके से इन्होंने साहब स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाई थी। अगर देखा जाए तो बैंकों से अगर फंडिंग ले रहे हैं तो स्टाम्प ड्यूटी पहले 0.1% थी, 15% थी, उसको 0.25% कर दी। उसके ऊपर भी स्टाम्प ड्यूटी 0.25% पे 20% कमीशन लिया जाता है, जो कि ई स्टाम्पिंग हुआ करती थी। ई स्टाम्पिंग बंद करके केवल वेंडर से ही आप स्टाम्प परचेज करोगे तो उससे कालाबाजारी बढ़ी। इसी तरीके से आप ये टोल को देखिए कि टोल से रेवेन्यू नहीं बढ़ेगी, जनता को परेशानी होगी। और सरकार, मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं वो आपने नगर निगम के चुनाव के लिए जो बताया कि कभी महापौर ऊपर से कूद के आएगा, कभी कहते हैं कि सर पार्षदों के द्वारा जाएगा, कभी 2 नगर निगम बनाते हैं और कभी 250 पार्षद बनाते हैं। तो सरकार को ये पता नहीं कि क्या करना है। सरकार अभी दोनों, एक अपने बेटे पे ध्यान है और एक अपने जमीन पे, क्योंकि उप मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं उसका विरोध मुख्यमंत्री जी कर देते हैं, मुख्यमंत्री जी जो बोलते हैं उसको मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जरूरत ही नहीं है फिर इसमें। तो मेरा अब हम भारतीय जनता पार्टी इस टोल बढ़ाने को विरोध कर रही है और हम धरना प्रदर्शन पे जा रहे हैं। हर कलेक्टर पे हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, मुख्यमंत्री के विरोध में जाएंगे और ये टोल को वापस लेने के लिए हम अपील करेंगे कि ये जो टोल आपने लिया है उसको वापस किया। दिल्ली वालों को वापस लगाओगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, उस पर जो हाईवे चल रहे हैं उनको भी बताओगे। उसके अंदर सिस्टम डेवलप कर रहे हैं कि आपको 3 मिनट से ज्यादा रुकना नहीं पड़े। उस तरह की बात मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि उसमें डेवलपमेंट किया जा रहा है और उस पर वर्किंग चल रही है कि अगर नेशनल नहीं है कोई, मेरा कहने का मतलब है कि नेशनल हाईवे पे टोल लगाने का दूसरा रीजन भी है, उसका पीछे एक कंट्रोल भी है कि एक व्हीकल का कंट्रोल होता है कि वो व्हीकल का वॉच होता है। क्योंकि आजकल आपने स्टेट कोई वॉच नहीं होता, मैं बता रहा हूँ कि स्टेट टैक्स लगता था, स्टेट टैक्स हटाने के बाद में आपको व्हीकल का ये पता नहीं चल रहा है कि वो व्हीकल कहां जा रहा है। तो इसलिए नेशनल पता चल रहा है, स्टेट टैक्स जैसे आता है, आपके जैसे भी बॉर्डर टैक्स जैसे ही हटा है, इसके बाद में आपको ये पता नहीं चल रहा कि वो व्हीकल कहां जा रहा है। अगर नेशनल हाईवे पे टोल है उस पर वर्किंग चल रही है, गडकरी जी खुद इस पर वर्किंग कर रहे हैं कि इसको, इस टोल को कैसे हटाया जाए। लेकिन जो हमने स्टेट में टोल हटाया उसको क्यों लागू किया? गडकरी जी का तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने विरोध किया है। जो परेशान किया जा रहा है, आपने वेट बढ़ाया, एक तरफ पेट्रोल पे वेट बढ़ा के जनता को परेशान किया जा रहा है। सुरेश जी देखिए, इसकी कोई तारीफ नहीं करेगा, लेकिन सरकार की अपनी कोई मजबूरी हो सकती है कि हम पैसे क्यों बढ़ा रहे हैं। उन्होंने इसको तर्क भी दिया, हालांकि अभी क्या फैसला है इसमें सरकार को करना है। लेकिन जो डीबी गुप्ता है, राजस्थान के मुख्य सचिव, उन्होंने साफ कह दिया है कि सड़कों की रिपेयर के लिए पैसा चाहिए और इस वजह से हम वापस लगा रहे हैं। लेकिन यहां जो बड़ा सवाल जाता है तो उससे आती है रेवेन्यू। सर यहां पे ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है, ये कांग्रेस का अग्रिम संगठन नहीं है, यानी कि यूनियन है ये ट्रांसपोर्ट की। इन लोगों का एक बड़ा आंदोलन चला, उन्होंने पूछा कि कितने हजार करोड़ रुपए की कमाई सालाना गवर्नमेंट को होती है। आंकड़ा आया 60 से 62 हजार करोड़ रुपए पर ईयर टोल नाकों के रेवेन्यू से मिलती है। ठीक है, उनका यह कहना है कि सारे इंडिया के टोल नाके आप खत्म कर दीजिए, रोड कांग्रेस से 70,000 करोड़ रुपए हम देंगे आपको, लेकिन उस पर एग्री नहीं हुए। ये क्या खेल है ऐसा कि इसमें टोल नाके, कई बार इस बात को उठाया जाता है कि पर्टिकुलर जो डेट से डेट तक के लिए इतना पैसा कलेक्ट हो चुका होता है, लेकिन आम जनता की परवाह किसी सरकार को नहीं है कि वास्तव में टोल नाकों पर कोई मॉनिटरिंग की जाए, किस बात के वो पैसे ले रहे हैं, वास्तव में जिस सुविधा के लिए पैसे ले रहे हैं कि ये नहीं है कि बस आपको उसमें से निकालना है, आपको वहां की रोड रिपेयर, वहां के
दूसरी फैसिलिटीज हैं वो सब देनी है, लेकिन किसी आज का कोई हाईवे ऐसा मुझे बता सकते हो कि हाँ तमाम सुविधाएं किसी भी NHAI की तरफ से दी जा रही है? क्यों नहीं है? नेशनल हाईवे पर आप देखिए टॉयलेट्स की व्यवस्था है। आप अगर जैसे टोल क्रॉस करोगे आप अजमेर रोड पे जाके दीजिए, एक्सप्रेस हाईवे देखिए अजमेर रोड का 100 किलोमीटर पे 100 किलोमीटर दो टॉयलेट है 100 किलोमीटर में, हर दो टॉयलेट ऑनली। मुझे पता है, किलोमीटर के बाद में टोल आप कह रहे हो कि हर 60 किलोमीटर के बाद में टोल है, 50 किलोमीटर के बाद में, अगर 50 किलोमीटर के बाद में टोल है तो वहां पे आपके टॉयलेट्स की व्यवस्था है। कहां पे? हर अजमेर पे देखिए, कोटा रोड पे देखिए, आपके दिल्ली रोड पे एक जगह बता दीजिए, दिल्ली रोड पे चंदवाजी क्रॉस करने के बाद में वहां पे आपके टॉयलेट की व्यवस्था पूरी गवर्नमेंट की तरफ से। आपके अजमेर रोड पे चले जाइए, अजमेर रोड पे बागराटो पे जो टोल है उसके बाहर आपके टॉयलेट की व्यवस्था है। आपको यहाँ पे आप चले जाइए कोटा के अंदर, कोटा पे जो टोल है उसके बाहर टॉयलेट की व्यवस्था है, तो सुविधा पूरी है। देखो योगेंद्र जी, मुझे स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, बात है सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, भारतीय जनता पार्टी रिस्पेक्ट करना होगा। टोल का आज कर चाहते हो आपको नहीं हो कि स्टेट कर रहे हो, गलत कर रहा है। दरअसल एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या 1 रुपए किलोमीटर की जो रेट है वो जायज है और क्या जायज है? बिल्कुल बताइए। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत नाजायज है, 20 पैसे ये रहनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 20 पैसे बिल्कुल सही बात किलोमीटर होना चाहिए। पहली बात तो है कि टोल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रीन कार्ड की व्यवस्था चल रही है। मुझे आपसे पढ़े लिखे सीए है, आप बहुत आप क्या नाम फास्ट ट्रैक की व्यवस्था कर रहे हैं कि जिससे कि आपको परेशानी नहीं हो। आपका जब अगर मान लो जब उसका रजिस्ट्रेशन होगा तो व्हीकल के साथ ही इस तरह की व्यवस्था की जा रही है कि टोल उसी में वसूली कर ली जाए, तो जिससे कि तकलीफ अभी इंडिया में तो आप देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, अपने यहाँ पे हाईवेज की कोई है नहीं। आपको अगर वास्तव में सर्वे करना है तो ऑस्ट्रेलिया में जाओ और कितना टोल ले रहे हैं पता लगाओ। 16 लेन की हाईवे बना दी उन्होंने, 16 लेन की हाईवे, 4-5 और वहाँ एक कंकर रोड पे मिलता नहीं है। अगर कंकर मिल गया ना तो हाईवे उसको और यहाँ पर कुछ बड़ा होगा सड़क के ऊपर, देखने वाला नहीं। अपने सुविधा पूरी है, कोई सुविधा नहीं है ना, कोई सुविधा नहीं है अपने जयपुर। मनोहरपुर टोल नाके की हालत क्या बताओ, कितना पैसा होता है? मनोहरपुर के बाहर टॉयलेट बने हुए हैं सर। मैं ये अरे टॉयलेट बनाने से तो क्या है भाई साहब, सुविधा की जब बात कर रहे हो, जा नहीं सकते। सुविधा की बात, डिवाइडर के बीच में सामने से कोई लाइट आ रही है, वो आपकी लाइट पे नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल ये सुविधा होनी चाहिए। सड़क पे गड्ढे नहीं होने चाहिए, उसका मेंटेनेंस कंप्लीट रहना चाहिए, लेकिन यहाँ कौन ध्यान देता है? अभी आप चले जाओ दिल्ली हाईवे की हालत क्या, अभी इस समय टोल दे रहे हैं, लेकिन वो हाईवेज की हालत क्या वो भी देख लो। 4.5 सुधार हो रहा है, मतलब टोल बंद करना चाहिए ना, सुधार हो रहा है, टोल बंद करो ना, जब तक सुधार नहीं हो जब तक टोल बंद करो। कंटिन्यू सुधार हो रहा है, जनता से पैसा ले रहे हो तो आप खाता ठीक होना चाहिए ना। कंटिन्यू सुधार हो रहा है, कंटिन्यूस कोई सुधार नहीं है। ये बहुत बड़ा अत्याचार है देशवासियों के साथ में, और ये राज्य सरकार ने जो हटा दिया था उसका हम पहले धन्यवाद कर चुके, लेकिन ये अत्याचार है जनता के साथ में कि आप गाड़ी खरीद लोगे तो आप उनके साथ इतनी बेरहमी जो आप कर रहे हो। 1 रुपया किलोमीटर मायने रखता भाई, कोई जनता के पास कितना पैसा आएगा, कहां से देंगे? आज वो गाड़ी का टैक्स देता है, फिर वो पेट्रोल पर टैक्स देता है, वो सेस और दे रहा है पेट्रोल के और डीजल के, रोड बनाने का राजस्थान बोर्ड के कहां का पैसा दोगे? 4% रेट बढ़ाने, आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने जमाने में 2 रुपए पर लीटर लगा दिया था। आप ये देखो जिसका कांग्रेस ने भी विरोध किया, रेवेन्यू डाउन हुई है। पेट्रोल पंप जो बॉर्डर पे जितने भी पेट्रोल पंप है वो पेट्रोल पंप बंद के कगार पे, उनकी सेल 50% भी नहीं है। क्यों? वो तो देखो इसका कारण है कि हरियाणा में वेट कम है, तो लोग वहां जाके रेट बढ़ाने राज्य सरकार को कम करना चाहिए। जब हमारे यहाँ की सरकार ने वेट कम कर दी थी तो इनको वेट बढ़ाने की कहाँ जरूरत है? तो आपने भी बढ़ाया था, वसुंधरा जी ने बढ़ाया, हमने कम किया, आपने बढ़ा, लास्ट में आप कम कर जाते हो। फिर आपको 4 साल तो हमने 4 साल आज जाते जाते आपको बता कम कर दो, फिर आगे वाला कर देता हूं। 1.5 दी, उसको बढ़ा के 0.25% ई स्टाम्पिंग ही थी, ई स्टाम्पिंग को बंद करके कि साहब वेंडर से आप स्टाम्प करोगे, वेंडर से स्टाम्प करोगे, चलो मैं 20% उसको कमिशन। एक बात घर साहब मैं आपको बता, जनता के राजस्थान छोड़िए, यूपी में चलो, आपकी सरकार है, झूठ क्या हाल कर रखा आपने? आज जनता का बता दो जरा। कांग्रेस झूठ के अलावा और कुछ नहीं। नहीं, आपने यूपी में चले जाओ, यूपी में क्या हाल है बताइए।
झूठ बोल के आते हैं कि साहब हम 10 दिन में अंदर आपने स्टेट हाईवे यूपी में क्यों नहीं फ्री किया? स्टेट हाईवे यूपी में क्यों नहीं फ्री कर रहे हो? महाराष्ट्र में क्यों नहीं फ्री करवाते? क्या बात बीजेपी गवर्नमेंट है ना, नहीं, महाराष्ट्र में फ्री कराओ, यूपी में फ्री कराओ। गुजरात में नहीं है, गुजरात में नहीं है, कहीं नहीं है। पेट्रोल डीजल की यहाँ के कंपेरिजन में रेट दोगे, फर्क नहीं है, वो टैक्सेस का फर्क है भाई साहब, टैक्सेस। ये राजस्थान को हमेशा भुगतना पड़ा है कि हमारे जो नेबर स्टेट्स हैं उनके तुलना में हमारे यहाँ पे हमेशा ही वेट बढ़ता रहा है। अगर कोई पेट्रोल प्राइसेस नीचे आ जाते हैं तो हम लोग उसके अंदर एक्साइज ड्यूटी लगा देते हैं कि साहब इसको वेट लगा करके फिर आगे बढ़ा देते हैं। तो इसको क्यों ना इसको जीएसटी में शामिल करा रहे हैं, जब आप जिक्र कर चुके हैं तो नहीं। जीएसटी के लिए हम खुद, हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है वो खुद भी बोल चुके हैं कि हम जीएसटी के अंदर शामिल, लेकिन इसके अंदर जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल के अंदर सभी स्टेट शामिल है, उसमें कुछ स्टेट में हमारी सरकार नहीं है, तो वो जो जिस स्टेट में हमारी सरकार नहीं है वहां के मुख्यमंत्री उसका विरोध कर रहे हैं कि जीएसटी में इसको शामिल किया। जब तक काउंसिल के पार्लियामेंट में ऑर्डर पारित कर दिया, पार्लियामेंट में कांग्रेस बोल ही नहीं रही, मांग कर रही, जीएसटी में शामिल किया जाए, मांग कर रही, बीएसटी मांग कर रही, सब मांग कर रहे हैं कि जीएसटी लागू की जाए उसमें भी। जो स्टेट सरकार है उसकी सहमति होना जरूरी है। जब तक काउंसिल के अंदर सभी स्टेट की सहमति नहीं होगी तब तक वो जीएसटी। मोदी जी भी विरोध में थे गुजरात में जीएसटी के, यार हम लागू कर दिया, मोदी जी लागू कर रहे जीएसटी प्रोडक्ट्स पर रेट। ये तो आपका चरित्र देखो यार, क्या आप विरोध भी करते हो और आप उसको लागू भी करते हो। देखिए अब यहाँ पे आप लोगों का बड़ा एक राजनीतिक एक्सपीरियंस है, मैं तो बहुत कम समय है मेरे पास में, मैं भंवर जी आपसे जानना चाहूंगा कि इसके राजनीतिक मायने क्या हो सकते हैं। आने वाले दिनों में हर राजनीतिक दल को 2 बड़े चुनाव फेस करने, यानी कि उनका सामना करना है, लोकल बॉडी और उसके बाद पंचायती राज का, उस पर क्या इंपैक्ट आएगा? स्थानीय चुनाव पे इसका बहुत असर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबने तैयारी कर ली है, हमारे संगठनों ने भी तैयारी कर ली है, बसपा ने तैयारी कर ली है, बीजेपी ने तैयारी कर ली है। ये बेवजह एक मुद्दा जो दिया गया 1 करोड़ रुपए से भी कम की आय को लेकर के, ये मैं कहता हूं कोई अच्छा निर्णय नहीं है और मुख्यमंत्री को पुनर्विचार करना चाहिए कि ये अच्छा निर्णय नहीं है प्रदेश की जनता के साथ। राजस्थान राज्य एक ऐसा राज्य था जहां पर ये कम से कम स्टेट हाईवे तो फ्री थे, जहां लोग आराम से आ जा सकते। किसानों पर बहुत असर पड़ रहा है, स्थानीय लोगों पर इसका बहुत असर पड़ेगा और इससे महंगाई भी बढ़ती है फिर, क्योंकि वो जाता है सब चीज कस्टमर के ऊपर, जो भी सामान आता है जाता है और पेट्रोल के दाम घरेलू उस पर सब पे फर्क पड़ता है। तो ये जो इस कार्य किया इन्होंने ये बिल्कुल गलत है, इसको वापस लेना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1 करोड़ रुपए के लिए आप जबरदस्ती इस तरह का जो थोप रहे हो, जो बता रहे हो 300 करोड़ रुपए चाहिए, तो बहुत हेड है आपके पास में। अभी आपने शराब पे बहुत टैक्स बढ़ाया 20% तक, लग्जरी टैक्स आप लग्जरी गाड़ियों से ले रहे हैं कि गाड़ी से आज अगर कोई 80 लाख की गाड़ी खरीदता तो भाई साहब कम से कम 20 लाख रुपए टैक्स लेते हैं उससे। ये आप जाके BMW का टैक्स देखो कितना ले रहे हैं उनसे। तो जब इतना पैसा आप ले रहे हो जनता से, हायर क्लास लोगों से ले रहे हो, तो क्यों आम आदमी को मार रहे हो? और आप रोड टैक्स उनसे वसूलते ही है गाड़ी के साथ में। चलिए मैं कुलवाल जी आपसे जानना चाहूंगा, इस टैक्स का खामियाजा केवल कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा कि बीजेपी भी इसका कुछ असर आएगा? क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि जाते जाते ये देख करके गए तो तर्क ये गले उतरेगा कांग्रेस का। देखिए योगेंद्र जी, ये चुनाव की भाषा तो कम से कम दूर करके बात करें। अभी जो जनता के ऊपर जो अत्याचार है, जो अन्याय, जो पैसे का अन्याय होगा, वो क्या भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल बाद काम कर गई और कांग्रेस ने आके 1 साल बाद अब लगा दिया इन्होंने। तो ये एकदम इनकी नीयत में खोट है और जनता के साथ धोखा है। इनको स्पष्ट ये करना चाहिए कि जब ये करें हमको टैक्स नहीं लगाएंगे, तो ये टैक्स बीच बीच में टैक्स लाके लगाते क्यों है? बजट में तो ये दिखाते हैं 0 और फिर बाद में लाकर दिखाते हैं टैक्स। इस प्रकार की बात करने से मैं तो कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। मैं इनको साथ साथ केंद्र सरकार से भी मांग करनी चाहिए कि जो हाईवे रोडों पर जो टैक्स लग रहे हैं उसको भी वापस लिया जाए। बिल्कुल ठीक है, सुरेश जी बताएंगे इसको। तो ये भी एजेंडा रहेगा? नहीं, हमारा एजेंडा यही है कि हम इस जो टोल बढ़ाया है इस पे हम राजस्थान आंदोलन करेंगे, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी इसके लिए हर स्टेट पे, हर डिस्ट्रिक्ट पे हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। हमारे कार्यकर्ता सड़कों पे आएंगे और मुख्यमंत्री जी का पुतला जलाएंगे, विरोध करेंगे। चुनाव आ रहे हैं, हम चुनाव में जनता के सामने जाएंगे कि जनता को
कांग्रेस की सरकार है, योगेंद्र जी इनको चुनाव के सिवा कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि चुनाव खत्म हुए, जनता को कोई विरोध नहीं करना, धोखा देने के अलावा कुछ भी नहीं कर रही। जब से ये सरकार 10 महीने से सरकार आई है, झूठ बोलने के अलावा कुछ भी नहीं करती। जी कभी क्या कभी क्या कर झूठी बोलते, तो काम ही क्या है। हम धरना प्रदर्शन करेंगे, इसका विरोध करते हैं और हम मुख्यमंत्री से आह्वान करते हैं कि ये जो टोल बढ़ाया है इसको वापस लिया जाए और जनता के हित में काम करे। प्रधानमंत्री को भी मांग कर दो यार, एक साथ में नेशनल हाईवे पे इतना टोल क्यों लगा रखा है? जो लोगों को गला काटे टैक्स आज एक स्टेप जाता है उसमें कितना टैक्स है मेरे को समझ नहीं आ रहा। सरकार को वापस लेना चाहिए। इतना टैक्स आप वसूल रहे हो स्टेट हाईवे पे, स्टेट हाईवे पे सामान जाता है 2,000 रुपए के टोल पे। आप ये देखिए कि जो इनका मंत्री है, जिसके अंडर में ये मंत्रालय आ रहा है, उनको तो पता ही नहीं है कि टोल बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है। इनके मंत्री हैं, उनको पता ही नहीं है कि भाई ये टोल बढ़ा रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाह रहे हैं। तो जनता मोदी जी भी रात को नोटबंदी कर देते, किसी को ही नहीं पता लगता जवाब देगी। आपका भी यही हाल है, आप क्या करो? प्रधानमंत्री जी घोषणा कर देते अभी से नोट बंद, कोई आप भी यही करते हो। स्टेट हाईवे पे एक बार फिर से 1 नवंबर से आपकी जेब पर असर आ सकता है और ये चुकाना पड़ेगा आपको। जैसे कि डीबी गुप्ता साहब कह चुके हैं कि सड़कों के रखरखाव के लिए ये कदम उठाया जा रहा है, लेकिन इस पे आने वाले दिनों में चुनाव है और सियासी पारा चढ़ना तय है। अब इसका नुकसान कांग्रेस किस तरह से फेस कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तो हर जुबा पे यही है कि क्या आवश्यकता पड़ी थी सरकार को ऐसे वक्त ये कदम उठाने की। खैर देखिए अब इसका इंपैक्ट आता है क्या, इसका इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में आज इतना ही। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ हैं राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री राजेंद्र यादव साहब। राजेंद्र जी आपका जंटी में बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र जी, विधानसभा में जब प्रतिपक्ष में थे काफी आपने आवाज उठाई और जनता की बातों के लिए कि ये काम होना चाहिए, पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके होना चाहिए, सरकारों के बंदिशों में नहीं रहना चाहिए। अभी क्या लगता है, कुछ स्थितियां बदल रही हैं? निश्चित तौर पे अभी बहुत सी चीजों में बहुत बड़े सुधार आए हैं। पिछले 8-10 महीने में हमारे यहाँ विभिन्न जो योजनाएं हैं उनको दोबारा उनको शुरू किया है और पारदर्शिता उनमें आई है। योजनाएं कोई भी हो, उसमें उसकी समीक्षा, उसमें कहीं भी काट छाट या फिर अपने अंदाज से उसमें कोई तब्दीली करनी है, हर सरकार कर रही है कि तो ये माना जाए कि गवर्नमेंट का जो एजेंडा है कोई भी हो केवल 5 साल के लिए बने? नहीं, एजेंडा 5 साल के लिए, क्योंकि टाइम पीरियड सरकारों का 5 साल होता है, लेकिन कुछ योजनाएं होती हैं जो दीर्घकालीन होनी चाहिए। उसके लिए उन चीजों के लिए हमें सोचना चाहिए सभी पार्टियों को कि किसी भी सरकार द्वारा कोई योजना बनाई जाती है जनहित की, तो उसकी की जो समय सीमा है उसके लिए दूसरी सरकारों को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे हैं, उन्होंने आज भी पिछली सरकार की कोई योजना को हस्तक्षेप नहीं किया और हमेशा वो बार बार कहते हैं कि राज बदलता, हुक्म नहीं बदलता। मगर पूर्ववर्ती सरकार ने हमारी जो योजनाएं थी उनको काफी तरोड़ा मरोड़ा और ये नहीं होना चाहिए। इस जो आज के दिन हमें जनता को चाहिए, जो अपेक्षाएं जनता करती है, उसकी दीर्घकालीन योजना ही बढ़नी चाहिए। आप 6 महीने साल भर आपको कार्य योजनाएं बनाने में लगता है, उनको धरातल पे लाने में, योजनाओं को गांव तक पहुंचाने में 1-2 साल लगता है और सुचारू होते होते चुनाव आ जाते हैं। ये कभी भी कोई भी सरकार वर्क पॉलिसी जो होनी चाहिए वो नहीं बना पाई। ये मेरा सवाल इस नाते है, गवर्नमेंट चाहे आपकी हो चाहे पूर्ववर्ती रही हो, हम किसी भी अधिकारी को भेजते कहीं पे भी कि वहां किस तरह का नवाचार हुआ उसको देख के आइए। फॉरेन में भी जाते हैं, आते हैं, उसके 3 महीने बाद में, महीने भर बाद में मिड ट्यूर ही उसका ट्रांसफर हो जाता है। पैसा कितना लगता है, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं। या तो आप कहीं पे भेज रहे हैं तो उसकी एक्सरसाइज होनी चाहिए, आप यहाँ क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आपसे दोबारा भेजो उसको, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ पाता उसका। देखिए, कोई किसी ट्रेनिंग के लिए जाता है, वो ट्रेनिंग है, मगर वो मान लीजिए वो उस डिपार्टमेंट से अगर ट्रांसफर भी हो जाता है, होना नहीं चाहिए, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, मगर वो अधिकारी हमारी मशीन है, हमारे
हाथ पैर है, मगर उसको अगर वो एक्सपोजर है तो भी वो आज नहीं कल प्रदेश के काम आएगा। जी नहीं, लेकिन आप मान लो कहीं पे आपने स्वच्छता अभियान के लिए भेजा या फिर ड्रिप इरिगेशन के लिए भेजा, नैनो टेक्नोलॉजी के लिए कहीं पे भेजा और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कहीं भेजा, लेकिन पता लगता है कि वो ट्रांसफर हो गया। मैं दूसरी बार विधायक बना हूं, बहुत छोटा सार्वजनिक जीवन है, 5 साल पिछले मैंने और 1 साल अभी हुआ है। हम लोग जो इस तरीके के हमारी योजनाएं बनती हैं उनकी एक्सपर्टीज को भी हम जोड़ें। जो उस चीज का, जैसे शिक्षा का अगर हम कोई चीज कर रहे हैं तो कोई शिक्षाविद जिनको एजुकेशन का एक्सपीरियंस हो या जो एजुकेशन के ऊपर जिनका फोकस रहा हो जीवन भर, उन लोगों को जोड़ के फिर योजनाएं बननी चाहिए। जैसे इरिगेशन की आप बात करते हैं, अभी है क्या पूरे देश में कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं अच्छी ट्रेनिंग दिलाई जाती है, अच्छा उनका होता है, और मगर उनको हम डिफरेंट जगह लगाते हैं। जो आप कह रहे हैं, होना ये चाहिए कि कुछ कैडर इस तरीके से बनना चाहिए कि इरिगेशन में अगर कोई लोग हैं तो वो शुरू से इरिगेशन में काम करें, जिनका इंटरेस्ट हो। जैसे हमारे आईएएस में बहुत से बीटेक हैं, बहुत से इंजीनियर्स हैं, तो उनको शुरू से फोकस करके हमें उसी फील्ड में रखना चाहिए, उसी तरह के काम उनसे लेने चाहिए। ज्यादा रिजल्ट आ सकता है, ज्यादा रिजल्ट आ सकता है। और उसका हमें जो आखिरी कोने तक, जहां आखिरी छोर तक हम उसमें उसका फायदा मिलता है। ट्रांसफर पॉलिसी अभी तक प्रदेश में नहीं बन पाई, और ट्रांसफर जो आदमी गवर्नमेंट की जॉब कर रहा है, जिसको ये है कि मेरा चलिए मैं काम कर रहा हूं और मुझे कोई मतलब नहीं है, उसको हमेशा लगता है कि मेरे गर्दन पे ट्रांसफर की तलवार है। कुछ लोग पैसे देके करा लेते हैं जो आरोप भी लगते हैं, कुछ लोग ट्रांसफर हो जाते हैं लेकिन उनको बिल्कुल घर के पास में चाहिए। तो बड़ी एक अजीब स्थिति बनी हुई है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं देखता हूं जनरली सार्वजनिक जीवन में, आप लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना जिसका ट्रांसफर है वो तो पता नहीं कितना करता है, उससे ज्यादा जनप्रतिनिधियों को करना पड़ रहा है। राजस्थान की जो क्षेत्रफल है वो आज पूरे देश में सबसे बड़ा है। मध्य प्रदेश का विभाजन होने के बाद क्षेत्रफल हमारा सबसे बड़ा है। भौगोलिक स्थिति भी हमारी अलग अलग है, और हमारे बहुत से क्षेत्र हैं जहां बहुत बैकवर्ड है, जहां सर्विस नहीं है लोगों, वहां के लोग सर्विस में नहीं है। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि आज कोई अलवर जिले का आदमी बाड़मेर जाता है 800 किलोमीटर, नेचुरली वो इतना दूर जाएगा तो उसको लगेगा कि भाई मैं नजदीक हूं। हमने इस बारे में बैठ के बात की है कि इस पे कोई अच्छी पॉलिसी हम बना सकें। मूलतः शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग और हमारा पशुपालन विभाग, जिसमें मुख्यतः इनमें सबसे बड़ी परेशानी है। उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा है कि भाई इस पे कोई एक अच्छी पॉलिसी हमें बनानी चाहिए, और विभिन्न प्रदेशों में कैसी कैसी पॉलिसीज हैं और उसमें हम क्या सुधार करके ला सकते हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं सब लोग। दूसरा जो सवाल है कि पैसे क्या लेन देन आपका ट्रांसफर पोस्टिंग्स में, देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, किसी भी विभाग का मंत्री उस परिवार का मुखिया होता है। आरोप लगाना अलग बात है, कोई भी परिवार का मुखिया अपने परिवार से कोई लूट खसोट नहीं करता, और अगर कोई इस तरीके का है तो मैं सोचता हूं उसको सार्वजनिक जीवन से बाहर हो जाना चाहिए। निष्पक्ष हमने अभी हमारे यहाँ ट्रांसफर्स हुए हैं, और मैं ये तो नहीं कहता कि 100% लोग संतुष्ट होंगे। कल भी मैं जन सुनवाई में बैठा था पीसीसी में, मुख्यतः 10 से 20% लोग हैं जो इस तरीके से पीड़ित हैं कि उनका दूर हो गया है या कुछ हो गया है। तो निश्चित तौर पे जो 10-10 साल 8-8 साल एक जिले या बगल के जिले में थे, अगर थोड़ा आगे पीछे होते हैं तो वही लोग इसमें अपने आप को प्रताड़ित महसूस करते हैं। इस बार बहुत पारदर्शिता से हुए हैं। हमारे शिक्षा विभाग में अगर आप देखें तो पिछली बार 48 दिन लग गए थे पूरा उनको, और 100 से ऊपर का स्टाफ उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए लगाया था, ऑनलाइन किया था। इस बार हमने बहुत सुगमता से और बहुत सबको साथ लेकर के हमारे ट्रांसफर हुए, और किसी भी शिक्षक संघ ने इसमें अभी तक आपने देखा होगा कोई बड़ा विरोध ऐसा हुआ नहीं।
विरोध लेकिन आपके जो कांग्रेस का संगठन है उसने भी किया है कि सब शिक्षा विभाग में तबादले जो हैं वो बेरहमी से किया गया। अभी 2 दिन पहले ही जब जनसुनवाई में चर्चा चल रही थी जी, तो बाकायदा कह रहा है कि साहब बहुत ही बेरहमी से ट्रांसफर किए गए हैं और कार्यकर्ताओं का ख्याल नहीं रखा। देखिए, कोई 1-2 ट्रांसफर कोई अगर कहीं हो जाता है और उसमें 2 लोग अगर आके बोलते हैं तो वो संगठन नहीं बोल रहा है। और निश्चित तौर पे आज किसी भी पार्टी का हो, मैं सबसे पहले सरकारी कर्मचारी को सरकारी कर्मचारी मानता हूं। मशीनरी है, वो आज हमारी रीढ़ की हड्डी है। कहीं पर भी ये नहीं है उसका मत हो सकता है वो हमारे साथ हो सकता है वो बीजेपी के साथ हो सकता है किसी और पार्टी के साथ हो। ये उसका अपना अधिकार है, वो किसी का भी अपनी विचारधारा से सहमत हो सकता है, मगर वो पहले हमारा कर्मचारी है और उसका हित देखना राज्य सरकार का दायित्व है। जनसुनवाई पूर्ववर्ती सरकार ने भी शुरू की, आप लोग भी शुरू कर रहे हैं। मैं जनसुनवाई के बारे में वैसे समझना चाहता हूं कि वास्तव में जनसुनवाई का क्या प्रारूप होना चाहिए, क्योंकि मिनिस्टर्स का तो हम सुनते हैं घर पे जनसुनवाई चलती है। होना क्या चाहिए? जनसुनवाई होनी चाहिए क्योंकि पब्लिक के प्रति आपकी जवाबदेही है। पब्लिक को एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए कि आपके कोई लिटिगेशन है, कहीं कोई अगर परेशानी है तो आप बताइए। प्रारूप क्या हो? अभी जो ट्रैक चल रहा है वो सही है? जनसुनवाई के जो आज हमने जो शुरू की है वो जनसुनवाई हमने पीसीसी में अलग से शुरू की। माननीय मुख्यमंत्री जी अलग से लोगों से मिलते हैं। ऐसे बीजेपी ने भी शुरू की। बीजेपी ने पार्टी ऑफिस में सिर्फ इसलिए शुरू की गई थी कि उनके मुख्यमंत्री जनसुनवाई नहीं करती थी। हम लोगों ने हर जगह दरवाजे खोले हैं। मुख्यमंत्री जी ने, हमारे आला कमान ने हमें आदेश दिया है कि सुबह आप 2 घंटे अपने घर पे जनसुनवाई करेंगे और पीसीसी में हम बारी बारी से अलग अलग मंत्री बैठते हैं ताकि जनता का हम ज्यादा से ज्यादा भला कर सकें। आज जितना बड़ा आज प्रदेश का रूप है, जिस तरीके का आज लोगों के अंदर भाग दौड़ है और काम के प्रति है, उसके हिसाब से जितना ज्यादा लोगों से संपर्क करके उनके काम कर रहे हैं। आपने अभी मुख्यमंत्री जी का जो पोर्टल है शिकायत का, आपने देखा होगा कि उसमें भी लोग आते हैं और फिर संतुष्ट होते हैं। तो ये बड़ी बात है कि शिकायत आती है किसी की तो वो उस पर सुनवाई हो। अगर वो गलत है कोई चीज तो उसकी जांच हो, तो वो काफी इसमें अभी तेजी आई है। थोड़ा पैटर्न बदला है आपका बीजेपी से जी, लेकिन आपको लगता है कि पूरे टाइम, क्योंकि जब पीसीसी में सुनवाई चल रही तो उसके पैरेलल हर मंत्री फिर अपने घर पे भी 2 घंटे सुनवाई कर रहे हैं। देखिए, मंत्री के पास कोई पहुंच सकता है और वो सुनवाई मिलता है, सुनवाई करता है। और पीसीसी में हमने इसलिए रखा है कि हमारे कार्यकर्ता और आम जनता वहां जाकर के अपनी समस्याओं को दे सकती है। एक अमूमन भावना बन जाती है मंत्री के लिए कि भाई इनके विभाग का काम है तो मंत्री के पास जाए, या उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी या उसके जिले के मंत्री के जिले के लोग पहुंच पाते हैं। उन्हें जर्नल पूरे प्रदेश से जर्नल चीजों के लिए हर मंत्री के पास नहीं जाते। तो हमने दरवाजे खुले रखे, चाहे आप मंत्री के घर मिलना चाहें मंत्री के घर मिलें, आप मुख्यमंत्री जी हमारे हर सोमवार को जनसुनवाई कर रहे हैं वहां मिलें, आप पीसीसी में आके मिलें। तो ये सारी चीजें कि जनता को ज्यादा से ज्यादा उनकी समस्याओं का समाधान मिले और इसमें हम कामयाब भी हो रहे हैं। जैसे कल मेरे को जो शिकायतें मिली, जो समस्याएं मिली हैं, आज मैं उन सब को बैठ करके अभी घर बैठ के मैंने उनकी को एक एक डिपार्टमेंट्स को लिखा है और प्रॉपरली उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि भाई इस समस्या का क्या हुआ और उसको अगले हफ्ते तक हम जितनी समस्याएं उसमें से 80 से 90% का समाधान होगा। चलिए यादव साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ हैं राजस्थान सरकार के मंत्री राजेंद्र यादव जी। राजेंद्र जी, आपके पास में जो विभाग हैं काफी महत्वपूर्ण विभाग हैं और आयोजना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी तक इसमें कोई बहुत बड़ा वर्क नहीं हो पाया। अभी विभाग भी आयोजना, मिनिस्टर भी होता है, लेकिन वास्तव में जिस प्रारूप में काम होना चाहिए वैसा हो नहीं पाया अभी तक। आयोजना में जनशक्ति है, जनशक्ति के अंदर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। उसमें हम एक बड़ी ऐप तैयार कर रहे हैं, उसका आपको रिजल्ट जनवरी फरवरी तक मिलेगा।
हम पूरे प्रदेश लेवल पे किस तरीके की योजना ला रहे हैं कि जैसे गांवों में आपके प्लम्बर है, आपके हलवाई है, आपके बार्बर्स हैं और बहुत से मिस्त्री हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं जी। इन लोगों को हमें पता नहीं होता, हम गांवों में जो कस्बों में रह रहे हैं कि हमारे आसपास ही बहुत से लोग रह रहे हैं जो ये काम करते हैं। हम एक ट्रेडिशन हो जाता है कि हम बिजली का अगर कोई मिस्त्री चाहते हैं तो हम बिजली की दुकान जहां से सामान लेते हैं हम उसके पास जाते हैं। उसके पास गिने चुने 2 मिस्त्री होते हैं, फिर हम बैठ के इंतजार करते हैं कि वो बिजली वाला आएगा, बिजली ठीक करेगा। तो हम एक पूरे प्रदेश में एक ऐप तैयार कर रहे हैं जिसमें उन सबका डाटा कलेक्ट करके और वो ऐप पे डालेंगे और जैसे ही आप अपना क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आपको आएगा कि आपके नियर बाई ये प्लम्बर रहता है जी। अगर आप प्लम्बर चाहते हैं, आपके आसपास ये बिजली वाला रहता है, आप बकायदा उसका फोन नंबर उसमें आएगा, उसका डिटेल आएगी, आप उससे संपर्क करके आप इमीडिएट उसको बुला सकते हैं। लेकिन आप इसको स्किल डेवलपमेंट से भी जोड़ सकते हैं। हाँ, ये एक तरह की स्किल डेवलपमेंट है। हाँ। कि एक तरफ बिल्कुल घर के, क्योंकि ये ट्रेनिंग से प्रधानमंत्री रोजगार योजना और आप लोगों की जो योजना उसके तहत सेंटर्स भी चल रहे हैं और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हाँ। ये तो एक उससे अगला स्टेप है जी। जो ट्रेंड हो गए बिल्कुल, जिनको एम्प्लॉयमेंट कर एम्प्लॉयमेंट। हाँ। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि इसका कोलैबोरेशन कि आपके यहाँ पे कोई है तो आप हमें डाटा शिफ्ट कर सकते हैं कि हमारे साहब इतने प्लम्बर तैयार हो रहे हैं, इतने कैटरिंग वाले तैयार हो रहे हैं। वो डाटा ऑलरेडी उधर जाएगा ही जाएगा जी। और वो है भी कुछ डाटा हमारे पास, मगर अब बिल्कुल अपग्रेड करके उसको हम पहले फेज में तहसील लेवल पे लाएंगे, फिर उसको पंचायत लेवल तक ले जाना चाहते हैं कि जो जैसे बिजली की आपकी किसान है उसके बिजली की मोटर जल गई, होता क्या है कि वो तहसील लेवल पे 2-4 मोटर की दुकान होते हैं बस, और वो बेचारा वहां जाता है किसान और उसको बोलता है कि साहब मेरी ये मोटर जल गई है, तो वो बोलता है तो तुम निकाल के यहाँ लाओ या फिर मेरा मिस्त्री आएगा, अभी तो वो बिजी है। और दूसरी तरफ उसी गांव में ITI करा हुआ बच्चा 4-6 महीने किसी दुकान पे मजदूरी करके होता है और वो वहीं उसी गांव में बेरोजगार घूमता है। तो अगर वो ऐप में आएगा, उससे उसको बुलाएंगे तो वो गांव के गांव में वो उसको रोजगार मिलेगा और वो वहां इमीडिएट उसको जल्दी उसका काम होगा। जैसे ITI है। हाँ, ITI में भी ITI है और जो इस तरीके के कोर्सेज किए हुए लोग, जैसे देखिए अब हमारे यहाँ फंक्शंस होते हैं, हम लोग हलवाई ढूंढते हैं, कैटरर ढूंढते हैं। होता क्या है उसमें हम गांव में पूछते हैं भाई आपने शादी करी, आपके यहाँ कौन आया था, उसके यहाँ जाते हैं, फिर वो कहता है जी मेरे पास अभी हलवाई नहीं है मेरे पास। और दूसरी तरफ हलवाई का काम करने वाले लोग उसी गांव से उन्हीं कैटरर्स के पास जाके काम करते हैं। अगर वो हमारे संपर्क में है तो तुरंत उस ऐप को खोलेंगे कि भाई ये कैटरर का काम ये भी कर सकता है, तो वो तुरंत उस गांव के गांव में ही उनको मुहैया हो सकता है या आसपास के गांव से आ सकता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसके अंदर इसका ऐप का फायदा मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर्स की क्या पोजीशन अभी, सब्जेक्ट तैयार है या कुछ कर रहे हैं अभी? में हमारे 2 डिस्ट्रिक्टों में अभी नहीं है, जिसके लिए हमने तैयारी कर ली है और वो भी हमारा मार्च तक पूरा हो जाएगा। और जहां पे हैं उसमें कुछ अपडेट कर रहे हैं? उनमें अपडेट का शुरू होगा। इसके ऊपर किसी भी सरकार ने बहुत ध्यान नहीं दिया, जबकि होना चाहिए, तो बेसिक प्लेटफॉर्म है उसका। ब्रिटिशर्स ने जब इसको कभी शुरू किया होगा तो एक ये था कि डिस्ट्रिक्ट की भौगोलिक स्थिति क्या है, उसमें कौन से एरिया बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, हाँ। कहाँ मान लो कहीं बाढ़ आती है, हाँ, लोलैंड एरिया है, हाँ। कहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजें अपडेट होती रहे और उसमें हमारा इतिहास क्या था, हमारे वहाँ कौन क्या था, नदियां है क्या कोई वहाँ पे, जंगल कितना है, जंगल कितना बचा है, कितना आगे हम बढ़ा सकते हैं, कोई NH तो नहीं है वहाँ पे, स्टेट हाईवे है क्या कुछ, ये सारी चीजें उसमें अपडेट रहती हैं तो तुरंत उसका फायदा मिलता है। और इस बार हमारे मुख्यमंत्री साहब ने उसमें कहा है कि इसको लेकर हम बजट में अलग अलग जिलों से सब इस तरीके की चीजें मंगा के अगला जो बजट आएगा हमारा बहुत शानदार आएगा, आप देखना, जिसमें हर जिले को इस तरीके से है कि कहीं पर भी क्या सुविधाएं हम दे सकते हैं। मोटर गैरेज भी आपके पास में है, कुछ नए व्हीकल्स या कुछ नई चीजें करने जा रहे हो इसमें? मोटर गैराज में हमारे पास सारे जिला पूल्स हैं और मंत्रालय का है, तो
इन सब के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं और रखरखाव में हमने अभी काफी सुधार किया है। इसके सिवाय ड्राइवर्स का हमारे पास कुछ कमी थी, वो हमने अभी JCTL में हमारे पास सरप्लस थे, उनको लिया है और उनको ट्रेन कराया है कि जो हमारी गाड़ियां चलाने के लिए उनको और अच्छी ट्रेनिंग दी है। और उनको अभी हम जनवरी से सबको वर्दी का अलग से प्रावधान कर रहे हैं कि सबको हम वर्दी में रखें और एक ड्रेस कोड हो उनका, जिसमें वो जब ड्राइविंग करें तो उनका अलग से एक ड्रेस कोड है। ये सर पहली बार होगा ड्रेस वाला जी, पहले नहीं किया किसी ने जी। हमारे बुलेट प्रूफ गाड़ी की क्या पोजीशन है अभी हमारे पास बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, आमतौर पे सिर्फ जिनको Z+ सुरक्षा मिलती है उनके लिए है और सरप्लस है, हमें कोई ऐसी यहाँ दिक्कत नहीं है जी। नया कुछ नए व्हीकल्स या कुछ और समय के साथ जैसे नए व्हीकल्स की डिमांड होती है तो वो हम लोग फाइनेंस को भेज देते हैं, वहां से अप्रूवल आती है, गाड़ियां दे दी जाती हैं। ऐसा कोई बड़ा वो नहीं है। अभी भी हम सब जिला कलेक्टर्स को दे रहे हैं नई गाड़ियां ताकि और वो सुचारू होकर काम कर सकें। जो पुरानी गाड़ियां हैं वो रिप्लेस कर रहे हैं, बल्कि 33 के 33 जो हमारे जिला कलेक्टर हैं सबको हम नई गाड़ियां भी दे रहे हैं। कौन सी गाड़ी मुहैया करा रहे हैं? अभी निर्णय हुआ नहीं है, फाइनल स्टेज पे है, पर उनको अच्छी गाड़ी अपग्रेड क्योंकि रूरल बेल्ट में कई बार रहता है कि थोड़ा ऊंची गाड़ी हो उनके पास। रूरल बेल्ट में अगर बात करें तो जिला कलेक्टर का जो काम है उसके लिए हमारे पास गाड़ियां और उनको पास ऑप्शन भी है। अगर रूरल बेल्ट में एक जिला अधिकारी 100 किलोमीटर हाईवे जाता है या 100 किलोमीटर वो MDR रोड पे जाता है और आगे 10 किलोमीटर उसको किसी गांव में जाना है, तो हमारे पास सफिशिएंट वहां ऊंची गाड़ियां भी होती हैं और हाईवेज पे चलने का और अंदर का हम वो मिक्स एंड मैच करके गाड़ियां देंगे हमारे जिला कलेक्टर्स को, ताकि उनको एक लगे कि भाई हम काम के लिए हैं, उनको सुविधा दें ताकि और उनकी एफिशिएंसी बढ़े। जी देखिए, सरकार का पार्ट होता है मंत्री, और अभी जैसे आपसे पूछा भी जाता होगा कभी कैबिनेट में या फिर वैसे मंत्रिपरिषद की जब बैठक होती है या कभी आपको महसूस भी होता होगा, राजस्थान में ऐसा क्या लगता है कि वास्तव में मुझे ये करना चाहिए, मेरी जिम्मेदारी है, किसी का ध्यान जाए ना जाए? राजस्थान का सबसे बड़ा तो जो भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए हमें नए जिले बढ़ाने चाहिए और जिले बढ़ाने चाहिए। अभी सभी सरकारों की एक दिक्कत रहती है कि इतना पैसा बजट कहां से लाया जाए और लगातार डिमांड जिलों की बढ़ रही है। सर कमेटी भी बनाई हुई थी पहले। कमेटियां बनती हैं, मगर मेरा मानना है कि एटलीस्ट 4-5 जिले हमें बनाने चाहिए। आज अगर हम जयपुर जिले की बात करें तो जयपुर जिला अगर आप देखें तो अलवर बॉर्डर, बहरोड के बॉर्डर से अगर चल के और इधर आप पागी दूदू साइड से अगर क्रॉस करें तो नागौर तक लगभग 300 किलोमीटर लंबा। और जनसंख्या भी आप देखिए, जब ये जिले बने थे तब इनमें जनसंख्या क्या थी, आज कितनी है, उस समय सरकारी योजनाएं कितनी थी, आज कितनी बढ़ गई हैं, मॉनिटरिंग उनकी। इसके सिवाय पहले हमारा जो वोटर लिस्ट का काम होता था या हमारे चुनाव के काम होते थे वो उतने तीव्र गति में नहीं थे। आज हमारे को एक पूरा अमला तो सिर्फ इन चुनावों के लिए और वोटर लिस्ट में अपग्रेडेशन और इस सारे काम के लिए चाहिए होता है। तो ये सब चीजें देखते हुए हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को इसके बारे में कहा भी है कि साहब ये होना चाहिए, प्रशासनिक इससे क्षमता बढ़ेगी, लोगों को सुविधा होगी, दूर दराज जो से लोग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे कामों के लिए आते हैं और कानून व्यवस्था में बहुत बड़ा सुधार आएगा। आपके विभाग भाषा भी आपके पास में जी, तो कुछ ओवरऑल हम देखें तो नया कुछ है अभी क्या हमें ये करना चाहिए? अभी भाषा में देखिए लाइब्रेरीज में है, हाँ, हिंदी भाषा को प्रमोट करने के हम कार्यक्रम चलाते रहते हैं और ये हमारा दायित्व भी बनता है कि हम लोग अपनी भाषा को भूल गए हैं। हम इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं, जबकि हम और आप अगर आमने सामने बैठे हैं तो हम कोशिश करते हैं हम इंग्लिश में बात करें, जबकि अगर आप यूरोप में भी जाएंगे तो वहां अलग अलग जगह अलग अलग भाषा बोलते हैं और वो अपनी ही भाषा को बोलते हैं। हिंदी के ऊपर हमने इसके ऊपर फोकस किया और इसके प्रचार प्रसार विदेशों के लिए भी बात करते हैं। इसमें भाषा विभाग में हमारे पास लाइब्रेरीज का भी है, तो हमारे पास
जिला स्तरीय 46 लाइब्रेरीज, उनका जो अगर देखें तो लोगों ने अब धीरे धीरे लाइब्रेरीज पे अध्ययन पे लाइब्रेरीज में जाके पढ़ना कम किया। लेकिन प्राइवेट लाइब्रेरीज जो हैं वो अभी प्राइवेट लाइब्रेरीज भी सिर्फ जो युवा बच्चे हाँ, जो तैयारियां कर रहे हैं उन्हीं का ध्यान है। आज से 20-25 साल पहले अगर अपने देखें, मैंने अभी आंकड़े लिए, उदयपुर भी गया था, नाथद्वारा हमारी बड़ी अच्छी लाइब्रेरी बनी है, आपका भीलवाड़ा है, मैं इन 8-10 जगह गया हूँ, डूंगरपुर में प्रभारी मंत्री हूँ, वहां भी गया हूँ। वहां लाइब्रेरीज में मैंने देखा है कि जो सन 70 के दशक में वहां मैंने रजिस्टर देखे कई जगह, जो फुटफॉल था, लोग आते थे, पढ़ते थे, वो लाइब्रेरी को एक ऐसा अध्ययन के साथ जनरल नॉलेज और एक सामाजिक आपसी बात करना, जिसे वो उस समय इतने लोग आते थे, डॉक्टर्स, वकील, क्योंकि आज क्या है कि टीवी हो गया, आपके पास मोबाइल पे सारी सूचनाएं हैं, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे और धीरे धीरे आप सिटीज में, गांव में हम एकाकी होते जा रहे हैं। वर्तमान पॉलिटिक्स की क्या पोजीशन है? हम राजनीतिक दल के बंधन में नहीं बंधे, वास्तव में क्या सिनेरियो अभी पॉलिटिक्स का, कि कैसे आप भी सोच के आए होंगे कुछ राजनीति में कि मैं ये करना चाहता हूं, लेकिन वास्तव में आज माहौल कैसा है राजनीति का? देश में जिस तरीके का आज वातावरण बना रखा है, अफवाहों से, व्हाट्सएप, ट्विटर से, ये सब भ्रमित करके दिशा से भटक गए हैं। मेरा सोचना ये है, जब सरकार बन जाती है, इन बातों से बाहर आके प्रचार प्रसार से दूर होके जमीन पे काम करना चाहिए। कोई सरकार हो, कोई भी सरकार हो, उसको जमीन पे काम करना चाहिए। और ये जो अफवाहें उड़ा के, दूसरे पहलू दिखा के, आप जैसे ये पाकिस्तान वाले जो कोई अटैक होता है, कोई चीजें, इन भावनाओं से दूर रखना चाहिए। जमीन पे जो योजनाएं हमारी चलनी चाहिए, आम आर्थिक व्यवस्था हमारी क्या किस तरह की है, इन चीजों पर ध्यान करना चाहिए। रोजगार हम कैसे बढ़ा सकते हैं, केंद्र कैसे किस स्टेट को कहां तक आगे बढ़ा सकती है, इनके ऊपर फोकस ना करके ये जो जिस तरीके का वातावरण है, ये देश के लिए बहुत हानिकारक है। चलिए राजेंद्र जी, बहुत सारे मुद्दों पे खुलकर के आपसे चर्चा हुई है और निश्चित रूप से कुछ ऐसे चिंतन का विषय होते हैं जिस पे जरूर करना चाहिए, और हम शुभकामना देंगे कि आपको वास्तव में जो जिम्मेदारी सरकार ने दी है उसको और आगे और ऊंचाइयों तक लेके जाएं। जो अब तक नहीं हुआ वो आप जरूर करें, और होना यही चाहिए कि हमारी एक जवाबदेही हो। जो हमें कोई जिम्मेदारी मिलती है तो हम उसके प्रति जवाबदेह हों और उसी जिम्मेदारी के साथ आप काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।